हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ननटेक सीरीज चला रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री अभी हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। यूट्यूब में अभी तक कोई भी जो है डेडिकेटेड ननटेक सीरीज जो है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नहीं लाया है। आप लोग का अभी देखिएगा हिस्ट्री वगैरह अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपका रेलवे एसएससी का ही सिलेबस में उसी में बगल में डेस्क करके डाल दिया जाता है कि भाई ये जो है आप टेक्निकल के लिए भी पढ़ो। बट आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो सिलेबस में डिफरेंट है, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जाता है। जिस तरह का उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, कुछ सिलेबस थोड़ा हटके रहता है। तो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड जो है वो आपका टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर से हो, केमिकल से हो, किसी भी ब्रांच के लिए, सभी ब्रांच के लिए वैलिड है। अगर आप एजेई का तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल का एजेई का तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री चल रहा है, अभी तक हम लोग 2 लेसन देख चुके हैं। पहला देखें स्टोन एज के बारे में, हम लोग स्टोन एज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। स्टोन एज हम लोग पढ़ चुके हैं, और स्टोन एज के बाद हम लोग देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो इन दोनों को जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक कल्चर के बारे में, यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ से आपको फिगर में बहुत सारा चीज़ दे दिया हूँ। क्यों दिया हूँ? क्योंकि देखो होता क्या ना, हमारा दिमाग फिगर से ज़्यादा कैच करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को ईजी से ईजी तरीके से फिगर वाइज कैसे भी करके आप लोग को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद करा दूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आप फिगर से बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हो। अब जैसे देखो इस फिगर से कितना क्वेश्चन आपका लग सकता है। सो तो भाई वैदिक संस्कृति में, वैदिक कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या सर? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, और फिर आपका अर्थर्वेद है। इट मीन्स है कि हम लोग वेद के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 4 तरह का वेद है और इन सबके वेद के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लिटरेसी जो लिखा जाता था वहाँ वेद में, यानी कि मंत्र वगैरह। देखो यहाँ पे ढेर सारा जो आपको मंत्र वगैरह दिखेगा, यानी कि हम लोग मंत्र वगैरह यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कि भाई सर यहाँ पे ट्राइबल लिखे हैं, यानी कि विलेज से रिलेटेड, यानी कि जो इन लोग रहता था वैदिक कल्चर में, जो ह्यूमन लोग रहते थे, इंसान लोग रहते थे, वो टाउन में नहीं रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, वो गांव के रहते थे, वो ट्राइबल लोग रहते थे। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, आप लोग क्या देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता फेमस क्यों पूरा वर्ल्ड में? उसके जितने भी उस समय पे समकालीन सभ्यता चल रहा था, सबसे फेमस था क्योंकि यहाँ पे टाउन प्लानिंग था। इन लोग का जो था शहर में रहता था, व्यापार करता था, समझ लो उस टाइम पे। इसके बाद देखते थे कि नली वगैरह था, उसको ढका जाता था पत्थर से। तो वो बेसिकली कैसा था? टाउन रीजन था, यानी उन लोग शहर में रहता था। लेकिन हम लोग वैदिक कल्चर में देखेंगे कि वैदिक जो लोग जो थे वो ट्राइबल थे, यानी कि विलेज में रहते थे। फिर यहाँ पे काव का फिगर दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि इन लोग गाय का पूजा करते थे, और गाय इन लोग के लिए मेन जो था आर्थिक जीवन का आधार था। यानी कि इन लोग जो है आर्थिक जीवन जो है गाय पे ही डिपेंडेंट था, गाय और कृषि पे, ठीक है। गाय के लिए बहुत सारा मैं आपको बताऊंगा युद्ध भी लड़ा जाता था। जिसके पास जितना ज़्यादा गाय रहता था उसको बोला जाता था गौतमी, ठीक है। यानी जिसके साथ ज़्यादा संपत्ति है, जिसके पास ज़्यादा गाय है, वो ज़्यादा अमीर माना जाता था। और गाय को ना मारने योग्य बताया गया है वैदिक कल्चर में, और इसके चलते बहुत सारा युद्ध हुआ है। समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट गाय था। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी देख रहे हैं। इट मीन्स है कि वैदिक कल्चर के लोग शुरू में जब आए थे, आर्कटिक एरिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्कटिक जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके अनुसार ये माना जाता है कि जो वैदिक कल्चर में जो आर्य लोग आए थे, वो आए थे आर्कटिक रीजन से, आर्कटिक एरिया से आए थे। लेकिन जो मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर का ये कहना है कि अधिकतर, मतलब सबसे ज़्यादा यही वैलिड है कि मैक्स मुलर के अनुसार कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से सब कोई आए थे। कहाँ पे? वैदिक कल्चर में आए थे, पंजाब में आके बसे थे। सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है उसके आसपास सबको आके यहाँ पे बैठे थे। तो ये भी समझ में है कि भाई सिंधु नदी के आसपास आके आर्य लोग यहाँ पे बैठे थे। फिर यहाँ पे और क्या दिख रहा है? वेद दिख रहा है। वेद का कुछ इस तरह लिखा जाता था, ठीक है। तो वेद के बारे में मैंने बताया, वेद के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद, यजुर्वेद। फिर यहाँ पे देखो सेंट्रल एशिया दिखाया जा रहा है, यानी कि मध्य एशिया। तो मैंने कहा कि मध्य एशिया से कौन लोग आए थे? आर्य लोग आए थे, आर्य लोग आए थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य का मीन्स होता है श्रेष्ठ, या फिर होता है कुलीन। तो जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और क्यों आए थे? वो बेसिकली चराहा थे, चरावा, यानी कि गाय को और घोड़ा को लेके। देखो यहाँ पे गाय वगैरह भी दिख रहा है और आपको घोड़ा वगैरह भी दिख रहा है। तो गाय घोड़ा को लेकर चराते उन लोग कहाँ तक आ गए थे? सिंधु घाटी के आसपास आ गए थे और वहीं आके बसा लिए थे। और वही कल्चर को हम लोग बाद में बोले क्या? सिंधु घाटी, सॉरी, यानी वैदिक कल्चर, यानी वैदिक सभ्यता।
फिर यहाँ पे देख रहे हैं गाय के बारे में वही चीज़ है, यानी ग्रामीण थे। और हवन कुंड, यज्ञ, मंत्र, यहाँ जो हवन कुंड दिख रहा है इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सर हम लोग हवन कुंड के बारे में पढ़ेंगे, यज्ञ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मंत्र वगैरह में पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन कट करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहाँ पे बिगिन करेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन करके सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा वो वन बाय वन करके आप लोग को बताते चलूंगा। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि अभी तक का आप लोग का इतना सारा चीज़ पढ़े थे। चलो एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, हम लोग सबसे पढ़े पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण काल में हम लोग देखे थे कि भाई पाषाण काल में सर आग का खोज हो गया था, ठीक है, आग का खोज हो गया था, आग का खोज हो गया था। इसके अलावा सर पहिए का भी खोज हो गया था, पहिए का खोज हो गया था, ठीक है, पहिए का खोज हो चुका था। फिर हम लोग देखे थे तांबा का भी खोज हो गया था नवपाषाण काल में, पहिए। और क्या हो गया आपका, एक सेकंड, पहिए के बाद हम बोले तांबा, तांबा का खोज हो चुका था, तांबे की खोज भी हो चुकी थी। थोड़ा बहुत खेती होने लगा था। और पाषाण काल के बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंचे कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कैसे देखे थे, इन लोग नगर में रहने वाले थे, नगरवासी थे, ठीक है, नगरवासी थे। इन लोग क्या करता था, व्यापार करता था, व्यापार करता था। और यहाँ पे जो है तांबा के साथ इन लोग तांबा में टीन मिला लिया, और टीन मिला के इन लोग कांसा बना दिया, तो कांसा का भी प्रयोग करने लगा, ठीक है। इसके अलावा इन लोग में हम लोग बहुत सारा 7 महानगर का बात किए थे, जिसमें मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा था, ठीक है, धोलावीरा था, फिर आपका कालीबंगन था, फिर आपका लोथल था, फिर आपका हरियाणा में जो है आपका, तो ये ढेर सारा हम लोग देखे थे, ये सारे नगर के बारे में देखे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के फिर बाद में पतन हो गया था, पतन हो गया था क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ था जलवायु का, जलवायु के परिवर्तन के चलते कभी बाढ़ कभी सूखा आने लगा, और जिसके चलते इन लोग का जो अधिशेष था, कृषि करता था, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, नकारात्मक गया और ख़त्म हो गया अधिशेष। तो धीरे धीरे इन लोग फिर ग्रामीण बन गया था, ग्रामीण बन गया, ठीक है, ग्रामीण बनने लगा। तो ग्रामीण, यही ग्रामीण जो है बाद में देखो, अब सिंधु घाटी सभ्यता कितना से कितना तक था आपको पता होगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये मैंने बताया था। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता जो है ये आपका चलेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक। तो देखो 1700 तक, तो 17 में खत्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, 1700 लेकर यहाँ पे 1500, यानी कि यहाँ पे 250 साल कहाँ हो गया, 250 साल का कोई अता पता नहीं, यानी कि 250 साल ये लोग ग्रामीण हुआ, धीरे धीरे इधर भटकते भटकते धीरे धीरे जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग जब सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आर्य लोग आए, आर्य लोग आके कहाँ बसे, सिंधु नदी के आसपास आके बैठे, तो वहाँ पे वैदिक कल्चर फिर से जन्म लिया, एक कल्चर जन्म लिया, जो कि कैसा कल्चर था, ग्रामीण कल्चर था। तो इसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हम एक रिकेप हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्टकट में, तो अब इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करने वाले। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं हम लोग, वैदिक कल्चर, यानी कि यहाँ से अब हम लोग नोट्स आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, वैदिक संस्कृति, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि भाई यहाँ से आप लोग लिख लो कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता, यहाँ से लिख लो, इस सभ्यता के अवशेषों पर वैदिक सभ्यता आया, वैदिक संस्कृति का जन्म लिया। मतलब जब सिंधु सभ्यता खत्म हुआ तो उसी के बाद जो है वैदिक संस्कृति जो है ये उत्पन्न किया। इसके बाद हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे कि भाई इसकी संपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हमको मिलता है ऋग्वेद से, जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। और एक चीज़ मैं पहले क्लास में ही बता चुका हूँ कि जो आपका ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और अध ऐतिहासिक काल, तो ये आपका ऐतिहासिक काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी जाने लगा और पढ़ भी जाने लगा वेद को। जैसे सारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपका ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो वैदिक काल, जो वैदिक काल है, इससे पता चलता। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेदिक से मिलती है, जो कि एक तरह से वेद है। इसीलिए इसको हम लोग ऋग्वेदिक काल भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल,
इसको या तो क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। और ये कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड चलता है, ये आपका चलता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये चलता आपका 1000 ईसा पूर्व तक। देखो मैं 1 बाय 1 करके सब बता दूंगा। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि ये तो हो गया आपका किसका बात की हम लोग यहाँ पे, पूर्व वैदिक काल का, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऋग वेद लिखा गया था। लेकिन वेद तो 4 है, तो बाकी जो आपका 3 वेद बचा, कौन कौन सा 3 वेद, एक बचा साम वेद, इसके बाद दूसरा बचा आपका यजुर्वेद। ठीक है, एक सेकंड, यजुर्वेद को ढंग से लिख देना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्या जगह यहाँ पे, यजुर्वेद, एंड तीसरा अर्थर्वेद। ये तीनों वेद को जो लिखा गया था ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था इसको, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। और ये कब से कब चला था, ये चला था आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक चला था। और यही दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते क्या है, वैदिक संस्कृति। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति, ये इन दोनों को मिला के। इट मीन्स एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सर कि जो वैदिक संस्कृति है इसको 2 भाग में बांटा गया है। वैदिक संस्कृति को कितना भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक तो होगा आपका पूर्व वैदिक काल और एक हो जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद को लिखा गया था, जो कौन सा था, यह आपका था ऋग वैदिक काल। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसमें 3 वेद को लिखा गया था, कौन कौन सा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और मैं आपकी बहुत सारे डिटेल वाइज बताऊंगा कि ऋग वैदिक काल में मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, साम वैदिक काल को संगीत वगैरह पढ़ते हैं, यजुर्वेद में जो है हम लोग पढ़ते हैं आपका कर्मकांड, यज्ञ वगैरह पढ़ते हैं। और जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, सम्मोहन, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद में। तो 1 बाय 1 करके ये तो हम लोग डिवाइड कर दिए नॉर्मली। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग को अभी तक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्या, और एक चीज क्या पता चला कि जो पूर्व वैदिक काल है इसका संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलता है। ये भी चीज क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलो हम लोग स्टडी करते हैं इसके रिलेटेड सारे वो फैक्ट। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, यानी उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक बाद में पढ़ेंगे। सॉरी, मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व वैदिक के बारे में। ये मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी लिखते हुए चलिए। ठीक है, नोट्स लिखने से ज़्यादा आप लोग को बेटर याद होगा, क्योंकि ये हम लोग जब एक बार आप समझ लो कि एक चीज़ बार आप लोग लिखोगे तो कितना ज़्यादा याद हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी का नोट्स ले लेते हो ना तो उसको फिर पढ़ते नहीं हो, तो बेटर है कि खुद से बनाओ। तो ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल जो कब से कब तक चला था, ये आपका चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ये चला था। ठीक है, ओके। और इसकी संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हमको मिलता है, स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत है हम लोग का ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद का और एक चीज यहाँ पे लिख लो, मुझे याद आ गया अभी चीज, जो ऋग्वेद है ना, ये भी एक, पहली बात तो ये जान लो कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में आपका इंपॉर्टेंट ये जान लो कि इसमें 1028 जो है वो श्लोक है। 1028 श्लोक बोल लो या फिर इसको सूक्त भी बोला जाता है, इतना श्लोक या सूक्त है। इसके अलावा इसमें जो है 10 मंडल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं सारा लिखा रहा हूँ। और 18 पुराण है। पुराण कितना है, 18 पुराण है। इसमें से सबसे अगर पुराना पुराण बात करें तो मत्स्य पुराण है। जो आपका मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम पुराण। तो मत्स्य पुराण क्या है, प्राचीनतम। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। ऋग्वेदिक में क्या बोल रहा था, ऋग्वेदिक जो है इसके बहुत सारे ऋग्वेदिक के अनेक बात जो है वो आपको अवेस्ता से भी मिला है। अवेस्ता की क्वेश्चन पूछता है, मैं वो हर वो चीज कराऊंगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा मैं कोई भी चीज को ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। मैं कहानी भी बताते चलूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ऋग्वेदिक काल, इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक मतलब पूर्व, उत्तर मतलब बाद में। तो पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वेदिक इसलिए बोले क्योंकि इसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया। क्यों, क्योंकि संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में क्या क्या है भाई, 1028 जो श्लोक है जिसको सूक्त बोलते हैं, 10 मंडल है और साथ ही साथ 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण जो है, प्राचीनतम पुराण, वो मत्स्य पुराण है। आप लोग देखेंगे ना
टीवी में हम लोग देखते थे पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, तो वही वाला चीज़ है जो भगवान विष्णु जो है वो अलग अलग अवतार लेते थे। मत्स्य सबसे पहला अवतार लिए थे, इसलिए सबसे पुराना पुराण है। और ऋग्वेदिक काल का जो अधिकतर बात है वो अवस्था से मिलता। अब ये अवस्था क्या है? ये जो है आपका एक ईरानी में लिखा गया, यहाँ लिख लेते हैं कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है, ठीक है, यहाँ से भी ये प्रूफ होता है कि भाई जो है जो कि ईरानी भाषा में बहुत सारा चीज लिखा गया था। किसके बारे में? ऋग्वेदिक काल के बारे में। और ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था, उस बुक का नाम था अवेस्ता। तो ये भी इसका सिर्फ क्लू है, इस सबसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो ऋग्वेदिक काल है इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल देगा कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल का साक्ष्य या फिर जानकारी जो है किससे, स्रोत क्या उसका, तो ऋग्वेद है। अगर बोलेगा कि ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो 1028 है। मंडल कितना, 10 है। पुराण कितना है, ये है। फिर बोलेगा ऋग्वेदिक का अधिकतर बातें अवस्था में मिलती है, जो क्या है, तो ये ईरानी भाषा में लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। चलो ये सारा चीज तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर लिए। अब हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा यानी कि ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा हर चीज। जैसे कि सबसे पहले क्या देखेंगे मैं बताता हूं। क्योंकि आर्य लोग यहाँ पे आए थे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्यों का आगमन कहाँ से आखिर हुआ था, आगमन। और इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि जो ये आर्य थे वे कौन थे, आखिर थे कौन, कौन है आर्य लोग, कौन है और कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए थे, ये दो चीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनका विस्तार कहाँ तक था, इनका विस्तार आखिर कहाँ तक था, ये भी तो जानना जरूरी है, विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे इसका राजनीतिक जीवन के बारे में कि भाई राजनीतिक जीवन इन लोग का कैसा था, राजनीतिक जीवन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, राजनीतिक जीवन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन इसका कैसा था, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसका सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था। और इसका धार्मिक जीवन का भी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग अलग ही कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सामाजिक जीवन यहाँ कर दिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसका धार्मिक जीवन। एक क्लास में पूरा का पूरा मैराथन में आपको कंप्लीट करा दूंगा बहुत ही इजी तरीका से। अभी तक आई होप सो कि जितना मैं बताऊं वो क्लियर हो गया है कि इन लोग जो है वो मध्य एशिया से आया था, चरावा था, घोड़ा गाय वगैरह का सिंपल जो चराता था, ये सारा चीज़ था। फिर हम लोग लास्टली बात करेंगे इसका आर्थिक जीवन के बारे में कि भाई इन लोग आर्थिक जीवन मतलब किससे चलता था, इन लोगों को रोजी रोटी किससे चलता था, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाता है कि आर्यों का आगमन। तो ये तो पक्का है, पता चल गया आपको कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। तो कौन थे ये, पहले ये जान लो। तो ये थे चारावाह। क्या थे ये, इन लोग चारावाह थे। तो क्या चराता था, प्रमुख क्या था भाई, तो प्रमुख इन लोग का चराता था वो था गाय व घोड़ा। इसीलिए मैं शुरू में आपको फोटो दिखाया था गाय का, घोड़ा का, क्योंकि ये मेनली यही चराता था। और आर्य का मतलब क्या, आर्य का मतलब मैं पहले बताती हूँ, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। तो इन लोग को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था, ठीक है। अब दूसरा, इन लोग आए कहाँ से थे, तो एज वी नो दैट कि इन लोग कहाँ से आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग आए थे आपका सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से, यानी बोल सकते हो इस अपना मध्य एशिया से। और ये कौन बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया था आपका प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था। क्योंकि देखो बाल गंगाधर तिलक बोले थे आर्टिक से आए थे, इस तरह बहुत सारे जो है वो अलग अलग कहानी है, लेकिन सबसे फेमस जो माना जाता है तो वो माना जाता है मैक्स मूलर द्वारा कि ये लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे, आर्य लोग जो चारावा थे और घोड़ा बकरी चराते चराते कहाँ पहुँच गए थे, सिंधु घाटी। तो वही देखेंगे, अब विस्तार देखेंगे कि भाई इन लोग का विस्तार कहाँ तक था। तो इनका विस्तार के बारे में जाने तो ये लोग सबसे पहले जो है वो सप्त सिंधव प्रदेश में आए थे। सप्त सिंधव प्रदेश अर्थात इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो सप्त सिंधव की क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि इन लोग का विस्तार कहाँ तक फैला होता है, सप्त सिंधव प्रदेश तक। अर्थात क्या है कि सिंधु व उसकी 7 सहायक नदी के आसपास, मतलब इसके आसपास इन लोग जो है वो
अपना गुजर बसर करते थे, वहीं रहते थे। ठीक है, याद रखना। और सबसे पहले अगर बोला जाए तो सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो सबसे पहले इन लोग पंजाब में आया था, पंजाब में सबसे पहले। ठीक है, यहाँ लिख लो, सबसे पहले पंजाब में आके बसे थे। ओके, अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 7 जो नदी है, कौन कौन नदी का ज़्यादा मतलब यहाँ पे वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, क्योंकि सभी अभी ऋग्वेद के हम लोग बेसिस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद से ही पूरा का पूरा हमको ये सारा डिटेल पता चला है। तो सर्वाधिक अगर बात किया जाए, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो जिसका वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। किसका नदी है, सिंधु नदी का सर्वाधिक जो है ऋग्वेदिक काल में उच्चारण किया गया, यानी कि सबसे प्रसिद्ध नदी इन लोगों के टाइम पे भी सिंधु ही था। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर सर्वोत्तम नदी बोला जाए तो सरस्वती को जो है वो सर्वोत्तम नदी माना गया है, यानी कि सरस्वती को नदी तमा कहा गया। क्या कहा गया है, नदी तमा, नदी तमा, नदी तमा कहा गया। एक सेकंड में अच्छा से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकंड यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको, नदी तमा कहा गया है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ, यहां लिख लेता हूं, अर्थात एक सेकंड, नदियों में उत्तम। तो सबसे उत्तम जो आपका नदी था वो सरस्वती को माना गया है। सबसे ज्यादा अगर उल्लेख का बात करेगा सर्वाधिक, तो वो सिंधु आपका हो जाएगा। नदी तमा का बात करें, नदी तमा किसको कहा गया है, तो सरस्वती को कहा गया है। इसके अलावा जो है गंडक का भी एक बार इसका वर्णन किया गया है, तो आप लिख लो, गंडक का मात्र एक बार हुआ है। अगर यमुना नदी का बात करेगा तो यमुना नदी का मात्र 3 बार हुआ है। और अगर गंगा का बात करेगा तो गंगा मात्र 1 बार हुआ। अभी के टाइम पे हम लोग का सबसे पवित्र नदी गंगा मानते हैं, लेकिन जब वैदिक काल था तो वहां पे गंगा का सिर्फ एक ही बार आपका किया गया है। और इन लोग आए कैसे थे, इसका विस्तार जो हुआ था इन लोग, वो कबीला के रूप में आया था। ठीक है, ये आप लोग लिख लो यहाँ पे कि आर्यों का जो आगमन हुआ था, आगमन वो कबीले के रूप में हुआ था। कबीले के रूप में, कबीले मतलब समझते हो ना, कबीले के रूप में जैसे जंगल में रहता है ना, तो जंगल में कबीला, जिस तरह हम लोग का अभी गांव कैसा है, गांव है, तो उस तरह लोग कबीला के रूप में रहता। एक कबीला का एक हेड होता था, वो जो उसका देखरेख करता था, तो उस कबीले के रूप में इन लोग शुरुआत में आया था। अब हम लोग ये सारा चीज देख लें, इसका विस्तार। तो क्या क्या यहाँ से पता चला, मैं एक बार बता देता हूँ हाईलाइटर से। ठीक है, आर्यों का आगमन, तो भाई आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आर्य लोग था कौन, तो चरावा था, जैसे प्रमुख गाय और घोड़ा ये लोग चराता था। कहाँ से आया था भाई, तो मध्य एशिया से आया था। सबसे प्रमुख जो है और सबसे ज़्यादा ये मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा कहा गया था कि मध्य एशिया से आर्य लोग आया था, तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद इनके विस्तार अगर बात करेंगे तो कहाँ तक फैला हुआ था, तो सेप्त संधव के आसपास की जो सहायक नदी है, 7 सहायक नदी है, उसके आसपास इन लोग आके बसा था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी था उसी के आसपास। सबसे पहले इन लोग पंजाब में आया था। और अगर मैं बात करूँगा कौन सा नदी सबसे प्रमुख था, जैसे बात है सिंधु बात करा तो सर्वाधिक सिंधु है। लेकिन अगर बोलेगा सबसे सर्वोत्त नदी, सबसे ज़्यादा नदी को पूजा जाने वाला कौन सा नदी था, तो सरस्वती को लोग नदी तमा कहता था, मतलब नदियों में सबसे उत्तम। ठीक है, गंडक का भी एक बार प्रयोग किया गया, गंगा का भी एक बार इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेदिक काल में, यमुना में 3 बार वर्णन किया गया है। और आर्य लोग आगमन जो है कबीले के रूप में हुआ था। और ये सारा चीज जो हम बोल रहे हैं वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, सारा बोल रहे हैं हम लोग आपका वैदिक ऋग्वेदिक काल के, क्योंकि शुरू में ही बता दिए हैं कि संपूर्ण जानकारी हमको वैदिक काल से मिला है, यानी कि ऋग्वेद से मिला है। जो वेद था, 4 वेद में से पहला वेद ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेदिक जो है वो पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में कि भाई इन लोग का राजनीतिक जीवन था कैसा। तो सबसे पहली बात हम लोग को पता था कि इन लोग जो कबीले के रूप में आया था, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कबीले में आगमन हुआ था, आगमन। ठीक है, यानी झुंड में एक गांव जैसा रहता था, वहां पे अपना घर और बना के रहता था, कुछ इस तरह का समझ लो। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखा दिया हूं कि कुछ इस तरह में उन लोग आके रहता था, ऐसे कुछ देखो यहाँ पे ऐसे कुछ आके रहता था। तो इस तरह में वो लोग रहता था, एक झुंड रहता था, जंगल में रहता था, और इसमें से एक लीडर रहता था, इसी को कबीला बोलते थे। हर एक कबीला का अलग अलग लीडर रहा करता था। तो यहाँ से हम लोग ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो कबीले के रूप में इन लोग का आगमन हुआ था। तो कबीले को देखरेख करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो कबीले को देखरेख करने के लिए एक राजा रहा करता था। राजा कौन रहता था, राजा। ठीक है, यहां से राजा का बाद स्टार्ट हो गया। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल में राजा वर्ड कहीं भी नहीं आया है, अभी यहां से राजा वर्ड आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो राजा का काम क्या रहता था, इसका काम रहता था नियंत्रित करना, इस पर नियंत्रित
नियंत्रण करता था किसको? पूरा कबीला को नियंत्रित करता था कि भाई सही तरह से कोई काम करे, कोई अगर बुरा काम करता हो तो उसको दंड दे। पानी का व्यवस्था, नगर का व्यवस्था का देखरेख किसका प्रति था? राजा का था। और इस पे नियंत्रण रखने के लिए, किस पे? राजा पे नियंत्रण रखने के लिए सभा, समिति और विदद, 3 जो है वो ग्रुप बनाया गया था। देखो 1 बाय 1 करके बता देता हूं। सभा मीन्स क्या होता है? सभा मीन्स यहाँ पे उम्र दराज लोग रहता था, उम्र दराज लोग रहता था। यानी कि लोग जिस तरह कैबिनेट मिनिस्टर कैसे होता है? कैबिनेट मिनिस्टर समझ लो कि सभा, समिति और विदद है, और राजा मीन्स समझ लो पीएम है। तो अभी के टाइम पे पीएम जो कोई भी चीज़ जो बात करता है, डिस्कस करता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, जिसमें होम मिनिस्ट्री रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, ये सारा चीज़ें। उसी तरह सभा जो था उसमें उम्र दराज लोग थे। समिति की बात करेंगे तो इसमें आम लोग था, आम पीपल। जैसे अभी के टाइम पे लोकसभा चुनाव में हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं पीएम को, तो उसी तरह आम लोग थे समिति में। और विदद में कुछ स्पेशल लोग थे, और ये सब जो है किसका हेल्प करता था? राजा का हेल्प करता है। फिर उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये बनाया गया था। तो बेसिकली बोल सकते हो कि ये एक तरह से मंत्री परिषद था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और राजा को कर दिया जाता था। कर मीन्स समझ रहे हो ना? कर मीन्स होता है बलि। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राजा को कर दिया जाता था। कर मीन्स देखो जाहिर सी बात है, उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि पीएम को सैलरी दे देंगे, तो समय राजा को कुछ तो देना चाहिए ना। वो अगर पूरा देखरेख कर रहा कबीला का, तो हम लोग किसी का चावल मन किया तो चावल दे दिया, किसी को अगर मन किया कि फल देने का तो फल दे दिया। जिसको जो मन करे दे सकता था, अगर नहीं भी करे तो नहीं भी दे सकता। कोई जो है वर्जित नहीं कि आपको देना ही पड़ेगा। तो कर को बोला जाता था बलि। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे? मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, बलि। कर को बोला जाता था बलि। तो बलि अनाज के रूप में दिया जाता था, अनाज के रूप में। मतलब आप भाई वो देखरेख कर रहा तो अनाज के रूप में आपको उसको कुछ दो। ठीक है, अनाज के रूप में यहाँ होगा, अनाज के रूप में दिया जाता था। किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था, क्योंकि वो कबीला का देखरेख कर रहा है। और ये बाध्यकारी नहीं था। आगे चलकर जब हम लोग देखो अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक काल। यही जब हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक वैसे ऊपर में भी है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक। बेसिकली पूर्व वैदिक काल ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेदिक लिखा गया था, एक ही वेद लिखा गया था, इसलिए इसको ऋग्वेद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आगे चलकर जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो यही राजा जो है वो बाध्यकारी हो जाएगा कि तुमको देना ही पड़ेगा, अनाज नहीं देगा। जैसे अभी के टाइम पे कैसे राजा हो गया था, बाबर अकबर के टाइम पे आपको कर देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। राजा का पावर बहुत ज़्यादा होता था। तो ये उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अब हम लोग देखो, जाहिर सी बात है, अगर उन लोग रहता था एक कबीला में, तो कबीला में घर रहता था, छोटा सा घर। घर का फैमिली के हेड को क्या बोलते थे? एक छोटा ग्राम होता था, छोटा गांव, ग्राम बोलते थे, जिसको उसका हेड कौन होता था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे नीचे जो होता था उसको हम लोग बोलते थे कुल। उसको क्या बोलते थे हम लोग? कुल। और कुल का जो हेड होता था, यानी कि जो मुखिया होता था, यहाँ लिख देते हम, मुखिया होता था, उसको हम लोग बोलते थे क्या? कुलब बोलते थे, कुलब। अब मेरा बात समझो, कुल मीन समझ लो कि घर होता है। एक घर का हेड कौन होता है? आज के टाइम पे हेड होता है मम्मी या पापा। तो समय में घर जो होता था उसका मुखिया होता था कुलब। उसी तरह और ऊपर जाएंगे, घर से हम लोग का क्या होता है? टोला होता है, मोहल्ला होता है। तो मोहल्ला उस समय पे जैसे ग्राम था, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसका मुखिया को हम लोग बोलते थे ग्रामीणी। ठीक है, जो ग्राम का देखरेख करता था, क्या होता था? उसको बोलते थे हम लोग ग्रामीणी, राइट? ओके। अब इसके बाद हम लोग उसके ऊपर अब जाएंगे तो हो जाता था 20। और 20 मीन समझ लो प्रखंड, जिस अभी के टाइम में प्रखंड है। तो प्रखंड का हेड कौन होता था? विस्पति होता था। और सबसे ऊपर जिस तरह आज के टाइम पे राज्य है, तो राज्य में आ जाता वहां पे तब जन। और जन का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे हम लोग जनपद, जनस्थई, या फिर इसको हम लोग बोलते थे राजा। यहाँ से वर्ड आया राजा। ये फिर समझ लो, जन मीन्स देश समझ लो। तो देश का मुखिया कौन होता था? आपका राजा। तो ये मुखिया सब जगह मुखिया होगा। तो देखो यहाँ से एक चीज पता चला कि कुल क्या है? ये आपका आधारभूत इकाई था, आधारभूत इकाई। जिस तरह की घर बनता है तो घर के लिए एक आधारभूत इकाई क्या होता है? ईंटा होता है। शरीर बनता है तो उसके लिए सेल होता है, यूनिट होता है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह जो आपका ऋग्वेदिक काल था उसका आधारभूत जो इकाई था, गांव का जितना भी लोग रहते थे उसका कुल था। और सबसे ऊपर क्या जाएगा? जन का, जिसका हेड कौन होता था? जनस्थी या फिर राजा होता था। ये भी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इन लोग का राजनीतिक जीवन था।
राजनीतिक जीवन में अभी तक क्या पढ़े सर, वो लोग कबीला में आया था और कबीला का जो देखरेख करता था उसको राजा बोलते थे, और राजा के नियंत्रण के लिए सभा समिति और विदत बनाया गया था। सभा में उम्र दराज लोग थे और समिति में आम लोग थे, और विदत में भी कुछ स्पेशल लोग थे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कुछ स्पेशल लोग थे, ठीक है, स्पेशल लोग थे जो कि नियंत्रित करते थे राजा को, उसको सलाह वगैरह देता था, और ये बेसिकली एक तरह से मंत्री परिषद का काम करता था। फिर हम लोग पढ़े राजा को कर दिया जाता था, जिसको बलि बोलते थे, अनाज के रूप में, क्योंकि वो देखरेख कर रहा कबीला का। और फिर हम लोग देखें कि सबसे छोटा जो होता था जैसे घर वगैरह, उसका हेड जो होता था मुखिया, कुलब बोलते हैं, जिसको हम लोग आधारभूत इकाई बोलते हैं। इसके ऊपर जो होता था गाँव यानी ग्राम, उसको हम लोग ग्रामीणी बोलते थे उसका मुखिया को। जो 20 होता था, उस 20 में तो समझ लो प्रखंड, उसका जो हेड होता था उसको 20पति बोलते थे, और जन के हेड को बोलते थे हम लोग राजा, या फिर जो जनस्थ यानी कि सबसे जो हेड होता है जो पूरा कबीला का देखरेख करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में कि भाई राजनीतिक जीवन यानी कि लोग किस तरह का, महिलाओं को किस तरह का मतलब शिक्षा कैसे था, अधिकार क्या क्या कौन कौन सा दिया जाता था, जन वर्ण आधारित क्या था, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपका राजनीतिक जीवन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समाज में जो था, समाज के कौन सा समाज में, मतलब जैसे इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें जो हेड कौन होता था, मातृसत्तात्मक, यानी कि माता लोग जो थी वो हेड होती थी। लेकिन जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो पितृसत्तात्मक आ गया, मतलब समाज में जो था वो पुरुष का वर्चस्व था, पुरुष जो वो महत्वपूर्ण था। मतलब जो किसी भी घर चलता था तो घर में कोई चीज़ का जो डिसीजन मेकिंग करता था, तो डिसीजन मेकिंग कौन करता था, पिता करता था। तो अतः यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते थे कि अतः समाज जो था वो पितृति सत्तात्मक था, यानी कि पिता सत्तात्मक, मतलब उसी का शासन चलता था, कहने का मतलब यही है, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था का अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ था, वर्ण व्यवस्था अभी तक जो है वो नहीं था, यानी कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित था। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब बताइए हमको, कर्म पे आधारित था, मतलब एक ही परिवार में, एक ही अगर परिवार है, एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग हो सकते थे, ठीक है, सकते थे। इसका मतलब ये है कि मान लो एक घर में 4 भाई है, तो एक भाई जो है वो आपका कुल्हाड़ी मतलब लकड़ी वगैरह काट रहा है, कोई बनिया है यानी कि सामान वगैरह बेच रहा है, कोई जो है वो राशन दुकान चला रहा है, कोई कपड़ा दर्जी का काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं था, यानी कि जो है कर्म पे आधारित था, यानी जैसा जो काम करेगा उस बेसिस पे उसको बोला जाएगा, जाति पे आधारित नहीं था, ठीक है। यही चीज जो है जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में इस चीज को जो है कठोरता पाया गया, और कठोरता होकर ये 4 वर्ग में डिवाइड हो गया। जो कौन कौन सा था, एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा आपका हो जाएगा क्षत्रिय, तीसरा हो जाएगा आपका वैश्य, और चौथा हो जाएगा आपका क्षूद्र। और ये कब हो जाएगा, ये कठोरता आया किसमें, ये कठोरता आपका आ गया किसमें, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, जब 3 अलग अलग वेद और लिखा गया था। ये कठोरता किसमें आ जाता, उत्तर वैदिक काल में कठोरता आएगा, ठीक है, कठोरता आएगा, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ था नहीं। अब हम लोग ये तो 2 चीज का बात कर लिए कि भाई समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था नहीं था, कर्म पे आधारित था। आगे हम लोग बात कर देते हैं और राजनीतिक में कि भाई स्त्री का कैसा स्थिति था, थोड़ा ये भी तो जान लेते हैं, स्त्री को सही व्यवस्था था कि नहीं, शिक्षा दिया जाता था कि नहीं, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोग स्त्री का बात करेंगे तो स्त्री का 2 चीज़ में हम लोग बात करेंगे, एक तो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, तो एक सेकंड, उन लोग का राजनीतिक जीवन काफ़ी सही था, यानी कि राजनीतिक अधिकार दिया जाता था, राजनीतिक अधिकार नहीं था, ठीक है, राजनीतिक अधिकार दिया नहीं जाता था, सॉरी हम दिया जाता था शायद बोल दिए, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता था। और अगर बात करेंगे शिक्षा का, तो शिक्षा था, यानी कि शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा हो सकता था, और व्यवस्था भी ठीक था, मतलब बेहतर था, ठीक है, बेहतर थी। ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि भाई उन लोग का जो है अच्छा व्यवस्था था, देखो क्योंकि
आप पढ़ोगे यहाँ पे लोपामुद्रा के बारे में, एक लेडी है, सबका नाम है लोपामुद्रा। फिर हम लोग बात करेंगे अपाला, फिर बात करेंगे हम लोग विश्वसर्या। ये सारी जो महिलाएं हैं इन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है उत्तर वैदिक काल में। और जब ऋग वैदिक काल में ये सब नाम दिखाई देता है, इट मीन्स है कि इन लोग का कुछ ना कुछ तो काम अच्छा किया होगा, तभी जाकर नाम दिखाई दिया है। इट मीन्स शिक्षा का अधिकार था और उन लोग को जो है समाज में एक महत्व भी दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम से पता चलता है। ठीक है, ये अपाला होगा। ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं, अपाला होगा। ठीक है, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वसर्या। ओके, कुछ हम और बात करते हैं जो महिलाओं को दिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग बात करेंगे पर्दा प्रथा के बारे में कि क्या सर पर्दा प्रथा था या नहीं था। पर्दा प्रथा मीन्स पर्दा ढक के रखना जाए ना, तो ये नहीं था। ठीक है, पर्दा प्रथा वैसा कुछ भी नहीं था तभी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। ओके, फिर अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब हम लोग ऋग्वैदिक, हाँ पूर्व वैदिक का बात करें, फिर बाल विवाह का बात करते हैं कि भाई बाल विवाह था या नहीं। तो बाल विवाह भी नहीं था। बाल विवाह क्या था? नहीं था। बाल विवाह जैसा कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग बात करते हैं और दो चीज़ आता था। एक आता था नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, अब ये नियोग प्रथा क्या होता सर? देखो क्या होता, जब पति की मृत्यु हो जाता था तो उस स्थिति में उसके निकटवर्ती से विवाह कर दिया जाता था। उद्देश्य रहता था कि पुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा बात था। देखो अभी के टाइम पे इतना कठोरता है, आप अगर आप गाँव वगैरह चल जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि पति मृत्यु के बाद उसको शादी नहीं दिया जाता, उसका लाइफ पूरा तरह से खत्म कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस बेसिस पे जो है काफ़ी अच्छा था आपका पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल। तो यहाँ लिख लो, पति की मृत्यु के पश्चात निकटवर्ती से विवाह। उद्देश्य क्या रहता था? यहाँ लिख लो आप, एक सेकंड ऊपर कर देते हैं। उद्देश्य रहता था पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति, जो भी रीजन हो, शादी हो जाना, करियर उसका सुधर जाना, यानी लाइफ उसका बन जाना, कोई देखरेख करेगा तो अच्छा बात है ना। तो ये बहुत अच्छा बात था। इसके बाद और एक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आमोज प्रथा। ठीक है, ये भी था आमोज प्रथा। ये कैसा प्रथा था? महिलाएं, वैसी महिलाएं जो लाइफ भर ये बोल रहे कि हम शादी नहीं करेंगे, उसको बोला जाता था आमोज। ठीक है, आमाजू, आमाजू बोलो, आमोज नहीं, आमाजू। तो यहाँ लिख लो आप, स्वेच्छा से विवाह ना करने वाली महिलाएं। ये भी देखो आज के टाइम पे अगर देखोगे, आज के टाइम पे इतना हम लोग का गलत हो गया है इन्वायरमेंट और समाज कि कोई अगर मान लो कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर शादी ना करना चाहे तो फालतू का कमेंट करने लगता है गांव वाले। समझ लो, गांव या समाज या नगर में कहीं भी रह रहे हो कि भाई उस लड़के का शादी नहीं हो रहा है, ये ऐसा बात है तभी नहीं हो रहा है, वो कर रही है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो बहुत ही गलत बात था। तो इस सारे चीज रीजन से अगर आप देखोगे ना, तो जो ऋग्वैदिक काल था वो बहुत ही सही था। देखो यहाँ पे प्रदा प्रथा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह तो अभी भी बहुत जगह पे गांव वगैरह में चलता है, तो बाल विवाह नहीं था। नियोग प्रथा, मतलब पति की मृत्यु के बाद निकटवर्ती के साथ शादी कर दिया जाना, ये भी बहुत अच्छा था। आमोज प्रथा, अगर कोई नहीं चाहे तो वो शादी नहीं कर सकता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है समाज से और घर से, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा क्या देखें कि भाई शिक्षा का स्थिति जो था महिलाओं का, वो भी बहुत अच्छा था। जैसे लोपामुद्रा, अपाला, विश्वसर्या, ये सबसे पता चलता है। हाँ, राजनीतिक जीवन उन लोग को ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि वर्ण व्यवस्था भी जो है जन्म पे आधारित नहीं था। जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि अगर आप इस जाति से हो तो उसका आप बेटा होगे वही हो जाओगे, अगर आप कुमार हो तो कुमार हो जाओगे, अगर आप कुछ भी हो कास्ट हो तो वही कास्ट हो जाओगे, जो कि गलत बात है। वह आप बेसिकली कर्म से होना चाहिए, जैसा जो काम करेगा उस बेसिस पे होना चाहिए। तो वो भी अभी नहीं था। लेकिन हाँ, यही जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो देखना इसमें कठोरता आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा समाज में जो समाज में पितृ यानी कि पुरुष जो होता था महत्वपूर्ण होता था। इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि राजा जो रहता था, राजा जो देखरेख करता था कबीला का, वो अनाज लेता था सबसे, लेकिन वो आपका जबरदस्ती नहीं था। मन है तो दो, नहीं मन है तो मत दो। ये सारा चीज़ जो है जब हम लोग देखेंगे ना आगे वाले यानी कि उत्तर वैदिक काल, तो उसमें सब में कठोरता आ जाएगा। कठोरता मतलब तुमको देना ही पड़ेगा, जाति वगैरह पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक जीवन का कि इन लोग का धर्म कैसा था, यानी कि पूजा पाठ किसका करता था, ये सारे चीज़ का बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक थोड़ा बता देता हूँ भोजन के बारे में। इन लोग का जो भोजन था उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, भोजन, तो भोजन देख लो। इन लोग भोजन तो था, इन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। शाकाहारी
क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, शाकाहारी वो मांसाहारी। तो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, दोनों तरह का ये लोग खा सकता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर भोजन में हम लोग पेय पदार्थ का बात करें तो पेय पदार्थ यानी पेय पदार्थ में क्या ये लोग पीता होता था, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पेय पदार्थ में अगर बात करेंगे तो दो चीज़ आ जाता है। एक आ जाता है आपका कोरम्ब। कोरम्ब जो था वो बेसिकली, एक सेकंड इसको सही से लिख देता हूँ, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरम्ब क्या आता था? कोरम्ब ये बेसिकली आपका दही और सत्तू का बना हुआ एक लस्सी जैसा रहता था, इसको बोला जाता था कोरम्ब। इसके अलावा इन लोग सोम और सूरा भी पिया करता था, सोम और सूरा। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो सोम था वो तो इजाज़त था पीना, लेकिन जो सूरा था वो वर्जित था। इसका मतलब ये है कि समझ लो कि कुछ एल्कोहलिक था सूरा, ये पी सकता था, लेकिन वर्जित मतलब अभी के टाइम पे भी अल्कोहल कोई भी पी सकता है, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, वर्जित है। ठीक है, अगर आप चाहो तो पी सकते हो, लेकिन सही चीज़ नहीं है, वो बात है। वैसे पीना किसी को नहीं चाहिए। तो ये चीज़ था। अगर हम लोग बात करेंगे खेती बाड़ी का, तो क्या खेती करता था? तो इन लोग अधिकतर जो है वो जौ की खेती करता था अभी तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अनाज वगैरह सब उगाने लगा। कब? जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो जो मुख्य रूप से इन लोग उगाता था, जो मुख्य रूप से उगाया जाता था। अगर देवताओं को बात करें तो देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहता था, देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहता था इनके लाइफ में। ठीक है, तो और सबसे कौन कौन सा देवताओं का अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो देवता थे इन लोग के प्रिय देवता सबसे, वो इंद्र थे। इंद्र देवता सबसे प्रिय थे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अग्नि देवता, इन लोग के बहुत अच्छे देवता थे अग्नि। और लास्टली वरुण देवता, अरुण देवता। इन तीन देवता थे। जो आपके इंद्र देवता थे यो युद्ध के देवता माने जाते थे, युद्ध के देवता। ठीक है, युद्ध के क्या माने जाते थे? देवता, युद्ध के देवता। अगर बात करेंगे अग्नि का, तो ये जो है आपके मानव और देवताओं को मिलान करने वाला देवता माना जाता था। मानव व देवताओं का मिलान करने के लिए माना जाता था। और जो आपके वरुण देवता थे ये जल के देवता माने जाते थे। किसके देवता माने जाते थे? जल देवता। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रारंभिक जो भी वैदिक आर्य थे वो मुख्यतः जो है प्रकृति का पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह करते थे। तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक में, क्योंकि अभी हम लोग वैदिक में पढ़ रहे हैं आपका ऋग्वेदिक में, तो ऋग्वेदिक में बोल रहा है कि प्रारंभिक वैदिक आर्य लोग, आर्य का जो धर्म रहता था वो धर्म जो था वो मुख्यतः क्या था? मुख्यतः प्रकृति की उपासना यानी प्रकृति की पूजा। ठीक है, पूजा और यज्ञ था, यज्ञ ज्ञान था। ठीक है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आगे? अब हम लोग का ये चीज़ खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन इन लोग का कैसा था। लास्ट आर्थिक जीवन का बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आर्थिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट इन लोग का था, पूरी तरह से बेस्ट जो था आर्थिक जीवन, ये इन लोग का आधार जो था वो गाय था। क्या था? गाय था। गाय व कृषि, कृषि भी किया जाता था, लेकिन सबसे जो ज़्यादा था वो आपका गाय था। जो शुरू में फिगर दिखा था, गाय के लिए युद्ध भी होता था। तो गाय जो है इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था गाय का। ठीक है, और गाय जो रहता था ना, गाय को अधन्य कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? गाय को ऋग्वेदिक काल में कहा गया है अधन्य। और अधन्य का मतलब क्या हो जाता है सर, वो बता दो। तो अधन्य का मतलब होता है ना खाने योग्य। ठीक है, या फिर मारने योग्य। खाना तो दूर की बात है, अर्थात यहाँ लिख लो, अर्थात ना मारने योग्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। और गाय जो था वो संपत्ति का प्रतीक था। मतलब गाय देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। गाय किसका प्रतीक था? आपका संपत्ति का, संपत्ति का प्रतीक। मतलब जिसके पास जितना गाय वो उतना ज़्यादा रहता था क्या? पावरफुल माना जाता था।
और देखो यहीं से गाय का जो है ना पूजा वगैरह, अभी के टाइम पे हम लोग के लिए गाय जो हम लोग देवता की तरह मानते हैं, पूजा करते हैं उनका। रीजन क्या है, देखो क्या था, जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में अगर आपके पास गाय है तो आप पावरफुल हैं। अगर आपके पास गाय है ना तो कोई भी आके आपको मार सकती है, आपका फैमिली खत्म कर सकता है, ठीक है। यानी कि उन लोग जिंदा क्यों है, पूजा इसलिए किया जाता था गाय का कि भाई गाय है तभी जाके मेरा बच्चा लोग जिंदा है, हम जिंदा है, और यही हम लोग से इससे दूध मिलता है, उसी से अधिकतर जो इन लोग का दूध से मिला अधिकतर खान पीन होता था। तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट जो था वो गाय पे था, इसीलिए हम लोग उसका पूजा वगैरह करता था, क्योंकि उस समय पे गाय के लेकर युद्ध भी होता था। अगर गाय है आपके पास तो अगर नहीं रहेगा तो आपको हरा के हटा देगा समाज से। मतलब आपके पास अगर गाय है तो आप समाज में रह सकते हो, अगर आप समाज के आपके पास गाय नहीं है तो आपको समाज से बर्खास्त कर दिया जाता था कि आप जाओ, आपका कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास गाय नहीं है। तो समझ लो गाय कितना इंपॉर्टेंट था। तो तभी से गाय जो है उसका पूजा जाना लगा, स्टार्ट होने लगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि हम लोग के गाय के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि गाय जो है एक इंसान की तरह वहीं पे पैदा होता है, घर में हम लोग का साथ में है ना, साथ में बड़ा होता है, और साथ में बड़ा होकर हम लोग उसी से गाय से दूध वगैरह भी पीते हैं। तो अटैचमेंट माँ जैसा रहता है, बचपन से पीते हैं, तो जिसके चलते हम लोग उसका पूजा करते हैं, पैर वगैरह नहीं मारते हैं, पूजा जाता आता है और उसको ना मानने योग्य कहा जाता है। और इतना हम लोग के अभी भी लाइफ में गाय के महत्व है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और क्या इसमें लिख लो आप एक चीज़ कि अधिकतर गाय रखने वाले को गोमत कहा जाता था। अधिक अगर गाय कोई रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट, गोमत बोलेगा किसको कहा जाता है, तो यहाँ लिख लो अधिक गाय को रखने वाला गोमत कहा जाता था। और दूसरा चीज, गायों के लिए युद्ध भी लड़े गए थे, ठीक है, युद्ध भी लड़े जाते थे। ये सभी चीज़ को जो है आपका इंपॉर्टेंट मैं कर दिया हूँ ताकि आपको जो है वो कभी भी दिक्कत ना हो कहीं से भी, और कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं, यहाँ से आप पढ़ लो एक बार में और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। और एक चीज़ और एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको आधारभूत कि कुल का कुलभ होता है, तो यहाँ से एक चीज़ आप यहाँ में नोट डाउन करके लिख लो कि परिवार में सबसे जो बड़ा सदस्य होता है उसको हम लोग गृहपति कहते थे, ठीक है। यहाँ लिख लो आप, परिवार के सबसे बड़े जो सदस्य होते हैं, बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है नहीं, पास्ट का बात कर रहे हैं तो हो जाएगा था। गृहपति यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे बड़े जो रहता था, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दिए, ठीक है। चलो वन बाय मैं रिकअप कर देता हूँ फटाफट यहाँ से, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ से अभी तक पढ़े हैं वो सब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्या पढ़े सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा मैं जूम करके ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ये चीज़ सही है सर। अभी तक हम लोग ये देखें कि वैदिक संस्कृति जो है वो उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं कि भाई इसमें संपूर्ण जानकारी पहले कहाँ से मिलती है, तो हम लोग ऋग्वेदिक काल से मिल रहा है सर। पहली बात तो ये जान लो कि वैदिक संस्कृति दो भाग में बांटा गया है, एक बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, एक बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक मतलब जो पहले आया, तो पहले मेरा जो और 4 वेद लिखा गया, तो पहले वेद आया था ऋग्वेद जो कि पूर्व वैदिक में लिखा गया था, इसलिए हम लोग ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखा गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चीज़ है। और इसका टाइम पीरियड जो है ऋग्वेदिक काल का ये 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 650 ईसा पूर्व है, राइट, ये चीज़ है। और ये कहाँ से आया था वैदिक काल, जब सिंधु सभ्यता पतन हुआ था उसी के बाद जो है ये आपका संस्कृति आया। फिर बात करेंगे जब वैदिक संस्कृति का बात कर रहे हैं, जो आपका ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आता है, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमको स्रोत जो मिलता है वो आपका ऋग्वेदिक काल है। कहाँ मिलता है हमको, ऋग्वेदिक काल से मिलता है। और ऋग्वेद में क्या क्या है भाई, 1028 श्लोक है जो सूक्त बोलते हैं, इसके अलावा 10 मंडल है इसमें, और 18 पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी बातें जो अवस्था से भी मिलती है, जो कि ईरान भाषा में एक प्राचीनतम ग्रंथ है। अब हम लोग ऋग्वेदिक काल का 1 बाय 1 करके सब चीज डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग का मतलब क्या होता है पहले सर वो बता दीजिए। तो मैंने बता दिया था कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है। और आर्य लोग कौन थे, तो ये लोग चाराहा थे।
क्या चराते थे? गाय और घोड़ा चराते थे। ये लोग आए कहाँ से थे? तो सेंट्रल एशिया फिर मध्य एशिया से आए थे, और ये कहना किसका है? मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इनका विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो सप्त संधव के आसपास जितनी भी सिंधु घाटी की नदियाँ थी वहाँ तक, यानी सहायक नदी जो साथ थी उसके आसपास है। सहायक नदी आपको पता ही होगा क्या आपका? रवि, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सारा जो उसका सहायक नदी है। सबसे पहले पंजाब में आए थे। एंड अगर नदी का बात करें तो कौन कौन नदी का उल्लेख हुआ ऋग्वैदिक काल में? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। सरस्वती को इन लोग नदीतमा मानते थे, मतलब नदियों में सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। गंडक का एक बार यूज हुआ है, वर्णन हुआ है। यमुना का 3 बार वर्णन हुआ, और गंगा का मात्र 1 बार वर्णन हुआ है। और आर्य जो थे वो कबीले के रूप में आए थे, झुंड में आते थे, वो आके रहते थे। फिर हम लोग राजनीतिक जीवन का बात करेंगे। राजनीतिक जीवन में लोग चूंकि आगमन में आए थे, कबीले के रूप में आए थे, कबीले के रूप में उन लोग का आगमन हुआ था, तो उस कबीले को देखने के लिए एक राजा बनाया गया था, जिसका नियंत्रण करने के लिए सभा समिति और विदत था। ठीक है, जो कि एक तरह से मंत्री परिषद का काम करता था। राजा को हम लोग उसको देखरेख करने के लिए कर देते थे, जिसको बलि कहा जाता था, और उसको हम लोग अनाज देते थे उसको। ठीक है, और उस समाज जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे छोटा जो रहता था गांव घर का, उसको कुल बोलते थे, जिसके मुखिया को कुला बोलते थे। ग्राम के मुखिया को हम लोग ग्रामीणी बोलते थे। विष के मुखिया को विस्पति बोलते थे, और जन के मुखिया को हम लोग जनपति या फिर राजा बोलते थे। और परिवार के सबसे बड़े जो सदस्य रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? गृहपति कहा जाता था। देन जब हम लोग सामाजिक जीवन का बात कर रहे हैं इन लोग का, तो समाज में हम लोग देखें कि समाज में पुरुष जो था वो महत्वपूर्ण योगदान रहता था, यानी कि मेन जो था वो आपका पितृसत्तात्मक था। अगर हम लोग वर्ण व्यवस्था का बात करें तो अभी तक जो है वो वर्ण व्यवस्था नहीं आया था, कर्म पे आधारित था। मतलब एक परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग रह सकते थे, अलग अलग काम करने वाले लोग रह सकते थे। अगर हम लोग स्त्री का स्थिति का बात करें तो राजनीतिक आधार इन लोग को नहीं, मतलब राजनीतिक कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार था और बहुत ही बेहतर था। जैसे कि 2-3 नाम है, लोपामुद्रा, अपाला और विसर्या। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, यानी कि पर्दा वगैरह नहीं दिया जाता था। बाल विवाह, छोटे बच्चा के साथ जो शादी वगैरह होता था वो भी नहीं था। नियोग प्रथा था, यानी कि पति की मृत्यु के बाद अगर आपको मृत्यु हो जाता तो निकटवर्ती कोई अगर इंसान है उसी कास्ट में, तो उसका शादी कर दिया जाता था। उद्देश्य रहता था कि पुत्र की प्राप्ति हो। आमोज प्रथा भी था, यानी आमोज प्रथा में क्या हो जाता कि कोई अगर महिलाएं चाहे तो स्वेच्छता से विवाह ना करे लाइफ भर, ये था उस समय पे। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि भाई बाद में ये चीज़, तो ये धर्म वाला बात है, मतलब वर्ण वाला बात है कि उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कठोरता आ गया था, मतलब वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर हो गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, जो हम लोग बाद में देखेंगे। धार्मिक जीवन का बात करेंगे तो धार्मिक जीवन में भोजन इन लोग जो था वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के थे। पेय पदार्थ का बात करेंगे तो कुरम, दही और सत्तू बना के लोग पिया करता था, और सोम जो था वो इजाजत था लेकिन सूरा वर्जित था। ठीक है, जौ की खेती मुख्यतः इन लोग करता था, और देवता इन लोग का महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इंद्र जो था उन लोग का सबसे प्रमुख देवता थे। और याद रखना कि यह मैं बता देता हूँ 250 श्लोक जो है वो इंद्र देवता का है, और सेकंड में आपका आ जाता है वरुण देवता, जिसको 200 श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख देवता कौन हो जाते हैं? इंद्र देवता। ठीक है, इसको युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि देवता को मानव और देवताओं को मिलान करने वाला देवता माना जाता था। वरुण को माना जाता था जल का देवता। किसको माना जाता था? जल का देवता वरुण को। और अग्नि को मानव और देवताओं को मिलान करने वाला। ओके, प्रारंभिक में जो वैदिक आर्य लोग थे उन लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह करते थे, यही इन लोग का मुख्य काम था। ठीक है, आर्थिक जीवन किस पे डिपेंडेंट इन लोग खाना पीना खाते थे, उसके लिए क्या था भाई? आर्थिक जीवन के बारे में बताइए। तो गाय और कृषि करता था, और गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन लोग के लाइफ में गाय को अधन्य कहा गया, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता था। गाय को संपत्ति का प्रतीक था, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा गाय रहता था वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। गाय के लेकर युद्ध भी लड़ा गया था, और गाय जो सबसे ज़्यादा रखता था उसको गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े किसके बारे में? हम लोग पढ़े यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बारे में, या फिर बोलो पूर्व वैदिक काल में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका ये वाला पार्ट, जो मैं 2 चीज आपको बताया था। उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर वैदिक काल, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ ऋग्वैदिक के बारे में पढ़े, ना तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में नहीं पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास आएगा, वेट कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल वाइज लाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी के अभी का आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। क्या करना है आपको? शेयर करना है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा,
ताकि लेटेस्ट नोट्स में जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे नॉनटेक वाले के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बट टेक्निकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।